नमस्कार साथियों। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत के इतिहास पर सेशन चल रहा था और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है हर्षवर्धन एवं उनका युग। तो दोस्तों, आज हम हर्षवर्धन कालीन शासन व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसमें हम हर्षवर्धन के चरित्र, कार्य या शासन व्यवस्था से संबंधित जितने भी पहलू होंगे उनको पूरे क्रमवार से समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये लेक्चर नंबर 36 होने जा रहा है। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 35 लेक्चर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो सारे लेक्चर आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्राचीन इतिहास ही नहीं बल्कि बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है मेरे द्वारा इसी चैनल पर पढ़ा दिए गए हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर ही, जो कि आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे, पूरे क्रम से सारे टॉपिक आपके सामने खुलकर के आ जाएंगे और हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा वाले बच्चों के लिए भी जो है प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा बना दिया गया है, जहां पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जाइएगा, प्रज्ञान हिंदी के नाम से चैनल है, विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अपना सिलेबस। ये सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, उस सिलेबस की बात करें दोस्तों तो ये आपका थर्ड यूनिट का आखिरी टॉपिक आज होने जा रहा है। आखिरी टॉपिक है आज थर्ड यूनिट का, मतलब कल से आपकी यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास में भी दरअसल थोड़े से लेक्चर ज्यादा होंगे, लगभग 45 के समथिंग लेक्चर संभवतः हो सकते हैं, है ना। तो इसको शॉर्ट में कंप्लीट करने का मत सोचिएगा। चलिए बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जानते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 जो पॉइंट आप देख रहे हैं, 5 नंबर, तो 5 पॉइंटों के माध्यम से ये हर्षवर्धन और उनका युग नामक जो टॉपिक है आपका ये कवर होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का परिचय लेंगे, है ना, हर्षवर्धन के चरित्र पर। उसके बाद में क्या बात है भाई, ठीक है, हर्षवर्धन के प्रमुख कार्य, हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था और निष्कर्ष। तो ये जो 5 बिंदु आप देख रहे हैं इनके माध्यम से आज का पूरा टॉपिक कवर होने जा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? देखिए, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट वाला मैं पेज बनाता हूं वो इसीलिए बना जाता है ताकि पूरा जो अंदर टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ आपको पहले पेज पर ही देखने को मिल जाए। जैसे आपकी किताब में इंडेक्स होता है, बिल्कुल वही भूमिका हमारे टेबल ऑफ कंटेंट पीपीटी का पहले पेज के रूप में निभाता है, ठीक है ना। इसलिए देख, ये 5 पॉइंट हम अंदर पढ़ेंगे, तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। बस आपको ध्यानपूर्वक लेक्चर को सुनना है, कुछ भी फिलहाल नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि नोट डाउन करते हो तो कोई समस्या नहीं है, बट नोट डाउन करने में क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले सुन लीजिए डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स डाउनलोड करना और आराम से इत्मीनान से बैठ करके नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ये प्रश्न है, जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो रिवीजन के तौर पर पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही रिवीजन लगाना। चलिए शुरू करते हैं। या हर्षवर्धन एक महान सम्राट के रूप में, या इसको एक व्याख्या कह दीजिए या हर्षवर्धन का परिचय कह दीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपको कंटेंट प्राप्त होता रहे। दरअसल हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन को अगर हम कहें कि प्राचीन भारत के जितने भी महान सम्राट रहे हैं उनमें से ये एक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। बल्कि हर्षवर्धन ने जब दोस्तों जब पहली बार शासन व्यवस्था को संभाला था तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। कहने का अर्थ है कि इन्होंने मात्र 16 वर्ष की कम आयु में ही शासन व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर उठा लिया था। और इस कम उम्र के कारण ही इन्हें एक लंबा अनुभव का एहसास हुआ। जिस समय इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली थी उस समय इनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां थी, और जबकि उन्होंने हर एक कठिनाई का, हर चुनौती का डटकर सामना किया, अत्यंत साहस और कुशलता से उन समस्याओं से लड़े, निपटे। संभव था कि उन्होंने युद्ध लड़े और उन युद्धों में विजय भी उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने न केवल उनको पैतृक रूप में जो साम्राज्य मिला था सिर्फ उसको बनाए नहीं रखा, बल्कि उस साम्राज्य का उन्होंने अथक विस्तार भी किया है। अपने साम्राज्य का या अपनी साम्राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार भी किया है। भारत जो हर्ष से पूर्व बहुसंख्यक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था,
है ना। हर्ष के शासनकाल में वो सारे राज्य फिर से एकता के सूत्र में बंध गए। कहने का अर्थ ये है कि हर्षवर्धन ने जब शासन व्यवस्था को संभाला और उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, उन युद्धों में विजय भी प्राप्त की, लेकिन जब तक उन्होंने शासन व्यवस्था संभाली थी तब तक गुप्त साम्राज्य में या गुप्त साम्राज्य के समाप्त होने के बाद में जब पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था, बिखर चुका था, तो उसके बिखरने के बाद से जो है पूरा भारत इसी प्रकार छोटे छोटे राज्यों के रूप में अलग अलग राजा वहां पर शासन करते रहे, ठीक है ना। लेकिन जब हर्षवर्धन ने वापस शासन व्यवस्था संभाली तो उन्होंने संपूर्ण भारत को फिर से एक नए एक सूत्र में पूरे भारत को लगभग बांध दिया था। उनके साम्राज्य विस्तार की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो मैप दिख रहा है, इस मैप में जो डार्क कलर दिख रहा है ना, ये पूरा उनका शासन व्यवस्था थी। हालांकि गुप्त साम्राज्य के समय में, गुप्त शासन व्यवस्था के समय में ये साम्राज्य की सीमा कुछ ज्यादा थी, लेकिन लगभग लगभग गुप्त साम्राज्य की सीमा को ये प्राप्त कर चुके थे। कहने का अर्थ है कि उनके समान ही शासन का ये विस्तार कर चुके थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के समय में पूरा साम्राज्य एक सूत्र में बंधा हुआ था, उसी प्रकार से फिर से उन सभी जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो प्रांत थे, उन सभी को वापस से युद्ध के माध्यम से फिर से एक सूत्र में उन्होंने बांध दिया। हर्षवर्धन गुप्त वंश के बाद मध्यकाल में एक ऐसे सम्राट के रूप में उभरे जिन्होंने अपनी नीति और कार्यों से भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। हर्षवर्धन के शासनकाल की यदि बात करें तो 606 से लेकर के 647 तक इनका शासनकाल रहा, और यह शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। स्वर्णिम काल के रूप में क्यों जाना जाता है, और इनके स्वर्णिम काल के कारण ही जो है आज हम हर्षवर्धन के शासनकाल को भारतीय इतिहास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक पक्ष पर, समाज के प्रत्येक पक्ष, समाज के पक्ष की बात हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था की बात हो, कर व्यवस्था की बात हो, उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में न्याय का ही पक्ष लिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन का शासनकाल संभवतः जो स्वर्णिम काल कहा जा रहा है भारतीय इतिहास का, वह स्वर्णिम काल संपूर्ण राज व्यवस्था के लिए भी स्वर्णिम रहा और वहां की जनता के लिए भी स्वर्णिम रहा, क्योंकि उनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, न्याय व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया था, प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासन के या राज्य के ही पक्ष में नहीं बल्कि जनता के पक्ष में भी शासन किया जाता था। इसी कारण से हर्षवर्धन के शासनकाल को स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो एक हर्षवर्धन के एक परिचय के रूप में जो ये कंटेंट है पर्याप्त होगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और बेसिकली जो फर्स्ट पेज जो व्याख्या वाला या परिचय वाला होता है ना, उसमें आपको पूरे टॉपिक की संभवतः सामान्य सी जानकारी आपको देनी होती है, एक तरह से इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। जब भी आपको ऐसे लिखते हो ना तो वहां पर एक इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट होता है ना, तो वही इंट्रोडक्शन व्याख्या होती है या परिचय होता है, और इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना होता है ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे आपकी, तो आपका इंट्रोडक्शन वाला जो पॉइंट है ना, जो व्याख्या वाला पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन वाला, उसको पढ़ करके ही वो एकदम इंप्रेस हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब जानेंगे हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, और हर्षवर्धन के सॉरी चरित्र को लेकर के दोस्तों यहां पर हम कुछ बिंदुओं का या कुछ पॉइंटों का सहारा लेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उनकी धार्मिक सहिष्णुता की, क्योंकि जब तक उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों का या उनके द्वारा किए गए कार्यों का पता नहीं होगा, उनकी शासन व्यवस्था की नीतियों का पता नहीं होगा, तब तक हम उनके चरित्र का आकलन कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यदि हम हर्षवर्धन के चरित्र का आकलन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा जिस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही थी, जिस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था, उन सभी नीतियों को हमें कुछ पहलुओं के रूप में देखना होगा। तो उनमें से एक पहलू है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता उनके चरित्र का एक अहम अंग था, अहम हिस्सा था। इसके अलावा यदि बात करें न्याय की, तो न्याय प्रियता और कर्तव्य निष्ठा जो है उनके शासन का एक प्रमुख अंग बन चुका था। इसके अलावा राजनीतिक कुशलता और शौर्य की उस समय तो चर्चा इनकी थी ही, साथ ही साथ में सामाजिक दृष्टिकोण भी इनका बहुत व्यापक हुआ करता था। और पांचवें पॉइंट के रूप में हम देखेंगे साहित्य और कला के प्रति जो इनके अंदर अगाध प्रेम था, उसके कारण जो है इनका चरित्र जो है प्राचीन भारत के इतिहास के सम्राटों में सर्वप्रथम उभर करके सामने आता है।
इन 5 बिंदुओं के माध्यम से ही जो है हम हर्षवर्धन के चरित्र का आकलन करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम इनको क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की। दोस्तों, हर्षवर्धन का धार्मिक दृष्टिकोण जो है बहुत व्यापक था। वह बौद्ध धर्म के तो समर्थक थे, बौद्ध धर्म के प्रति उनका अगाध झुकाव था, अगाध प्रेम था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो सिर्फ बौद्ध धर्म का ही समर्थन करते थे और अन्य धर्मों को निग्लेक्ट करते थे। नहीं, वो बौद्ध धर्म का समर्थन करने के साथ ही साथ में अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान और सहिष्णुता का भाव अपने अंदर रखते थे। सभी धर्मों का सपोर्ट वो करते थे, समर्थन करते थे। उनके दरबार में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के विद्वान और साधु सभी समान रूप से सम्मानित होते थे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या, उन्होंने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने चरित्र से प्रभावित होकर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रचालन जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति उन्होंने अपनाई थी। क्लियर? इसके बाद में बात करें न्यायप्रियता और कर्तव्य निष्ठा की, तो दोस्तों हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रचलित है। इतिहास में और उनके शासन में कानून का जो पालन होता था बहुत ही सख्ती से किया जाता था, सभी को समान अधिकार दिए जाते थे। साथ ही साथ में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी उनके शासन की प्रमुख विशेषता बन चुकी थी। उन्होंने अपने राज्य में विद्वान संत और साधुओं के लिए आदर और सम्मान की व्यवस्था भी की थी। जो भी योग्य व्यक्ति है उनको, उनके लिए आदर और सम्मान की व्यवस्था प्रत्येक राज्य में संभवतः होनी चाहिए, और हर्षवर्धन के समय में हुआ भी करती थी। ये एक दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राज्य ऐसे भी आए थे जिनमें योग्य व्यक्तियों के लिए, विद्वानों के लिए जो है एक विशेष स्थान नहीं था। लेकिन इनके समय में, या कहें कि इनके हर्षवर्धन के शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी को समान आदर तो दिया जाता ही था, लेकिन जो योग्य, स्पेशल जो योग्यता, जो विशेष योग्यता रखते थे, उन व्यक्तियों को अलग से सम्मान और आदर की प्राप्ति भी होती थी। इसके अलावा अन्य बिंदु के रूप में राजनीतिक कुशलता और शौर्य की बात करें तो हर्षवर्धन एक कुशल राजनीतिज्ञ तो थे ही। उन्होंने कई युद्ध लड़े जिनमें सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने कई युद्धों में भाग लेकर के अपने साम्राज्य का अथक विस्तार किया, अपनी सीमाओं का विस्तार किया। भारत के अधिकांश हिस्सों को उन्होंने एकजुट किया। सबसे बड़ी जो राजनीतिक कुशलता थी उनकी, वो थी बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से एक माला की तरह, एक जो है ना, अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोने का जो सबसे बड़ा कार्य था, उसको इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत बखूबी निभाया। क्योंकि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गुप्त साम्राज्य के बाद से ही जिस प्रकार से भारत में अलग अलग प्रांत स्वतंत्र हुए और अलग अलग हो गए, मतलब भारत के कई सारे टुकड़े हो चुके थे, लेकिन हर्षवर्धन के समय में या इन्होंने विभिन्न युद्धों का सहारा लेकर के, विभिन्न युद्धों में भाग लेकर के, और उन बिखरे हुए पूरे साम्राज्य को फिर से एकजुट किया। उनका शौर्य और रणनीति कौशल उन्हें एक महान योद्धा की पंक्ति में खड़ा कर देता है। इसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण की यदि बात करें तो हर्षवर्धन ने सामाजिक सुधारों की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने अपने शासन में गरीब और दुखी लोगों के लिए सहायता और संरक्षण की व्यवस्था की। साथ ही साथ में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसे कुकृत्य हुआ करते थे, उनके खिलाफ संघर्ष किया। समाज के हर वर्ग के भले के लिए उन्होंने काम किया। उनके शासन में समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर भी प्राप्त होते थे। यहाँ पर किसी प्रकार का जनता के साथ में भेदभाव नहीं थे। सम्मान के साथ साथ उन्हें अपनी उन्नति का अवसर भी प्रदान किया जाता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उनका जो दृष्टिकोण था वह बहुत व्यापक था। सामाजिक रूप से भी, या कहें कि उनके राज्य की जो जनता थी, जो प्रजा थी, वो बहुत ही सुखी थी और समृद्ध थी। इसके अलावा अन्य 5वें पॉइंट के रूप में हमने बात की थी साहित्य और कला के प्रति अगाध प्रेम। हर्षवर्धन का कला और साहित्य के प्रति प्रेम था। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, लेकिन जो प्रमुख प्रसिद्ध थे बाणभट्ट और हरिसेन, ये कवि भी हुआ करते थे। कौन थे बाणभट्ट, हरिसेन? दोस्तों, भारतीय साहित्य में जो है ना, बाणभट्ट और हरिसेन जैसे कवियों ने साहित्य के क्षेत्र में धूम मचा दी थी। उन्होंने भारतीय साहित्य को कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। बाणभट्ट की एक काव्य कृति है जिसका नाम है हर्षचरित्र और कादंबरी। एक हर्षचरित्र और एक कादंबरी, अलग अलग दोनों। हर्षचरित्र और कादंबरी जो है आज भी भारतीय साहित्य की एक अनमोल धरोहर मानी जाती है, अनमोल धरोहर।
हर्ष चरित्र और कादंबरी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हिंदी साहित्य यदि आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो हिंदी साहित्य में आप लोगों ने हर्ष चरित्र और कादंबरी को पढ़ा होगा, जो बाणभट्ट और हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। हर्षवर्धन ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और अपने राज्य में सांस्कृतिक उत्सव और समारोह का भी आयोजन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने साहित्य और कला के प्रति भी अपनी रुचि को दिखाते हुए इनको बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में हर्षवर्धन के प्रमुख कार्य। तो इनके कार्य क्या क्या रहे हैं दोस्तों, तो कार्यों के अंतर्गत भी हम कुछ बिंदुओं का ही सहारा लेंगे, जैसे 4 पॉइंटों के रूप में हम इनके कार्यों को समझने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इनके कार्य और चरित्र में जो हमने आकलन किया अभी 5 पॉइंटों को लेकर के, और कार्य जो है इनके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैच होंगे, एग्जैक्टली होंगे, क्योंकि चरित्र, जो भी इंसान कार्य करता है ना, अपने चरित्र से प्रभावित होकर के करता है। कुछ चरित्र से प्रभावित होकर के कुछ अपॉर्चुनिटी देखता है, कुछ अपनी व्यवस्थाएं देखता है। तो जो समकालीन परिस्थिति होती है उससे प्रभावित होगा व्यक्ति, और साथ ही साथ में अपने पर्सनल जो उसका कैरेक्टर होगा, जो चरित्र होगा, उससे प्रभावित होगा। इसीलिए यहां पर उनके कार्य और उनके चरित्र का आकलन के पॉइंट यहां पर कुछ आपको मैच होते नजर आएंगे, जैसे राजनीति और प्रशासनिक सुधार, कहीं ना कहीं हम वही घूम फिर कर बात करने वाले हैं। धार्मिक योगदान, सांस्कृतिक और कला संरक्षण, सामाजिक कल्याण कार्य। तो ऐसे एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसको देखकर आप घबरा जाते हो, लेकिन उसका वाकई में उसका आंसर देना बहुत आसान होता है यदि आप उस कॉन्सेप्ट को एक साथ समझ लो तो, है ना। चलिए एक एक करके इनको भी जरा डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा जो क्लास है थोड़ी और आगे बढ़े, जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार क्या मतलब हुआ इसका, उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति की, जिस प्रकार से शासन व्यवस्था का संचालन किया, या शासन संचालन करने का मतलब हुआ कि उनको जो साम्राज्य मिला था उसको तो उन्होंने स्थायित्व दिया ही दिया, मतलब उसको उन्होंने बचा करके तो रखा ही रखा, साथ ही साथ में अपने साम्राज्य को उन्होंने और बढ़ाया। जैसे मान लो आपके पिता के द्वारा, आपके पिता से आपको संपत्ति मिली, तो वो संपत्ति को, या तो 2 ऑप्शन है आपके, 3 ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, या तो आप उतनी ही संपत्ति रखिए, बस जैसे तैसे छोटी मोटी जॉब कर लें और संपत्ति को बनाए रखें, और वही संपत्ति आप अपने आने वाली पीढ़ी को देकर चले जाए, है ना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि उस संपत्ति का विनाश कर दें, और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आप उस संपत्ति को और बढ़ाएं, उसका विस्तार करें। यहां पर हर्षवर्धन ने अपनी संपत्ति को और आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया और बढ़ाया संभव था, और उन्होंने पूरे साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासन व्यवस्था के समान ही अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में के अधिकांश भागों तक फैला लिया था, या कहें कि उत्तर भारत को लगभग उन्होंने पूरे उत्तर भारत को ही कवर कर लिया था। मैंने मैप के माध्यम से आपको दिखाया भी था। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसमें उनके प्रमुख मंत्री और अधिकारी अच्छे ढंग से काम करते थे, और उनके राज्य में केंद्रीय शासन व्यवस्था मजबूत हुआ करती थी। और एक स्पेशलिटी ये भी थी इनकी कि केंद्रीय शासन व्यवस्था सिर्फ केंद्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि उनकी स्थानीय स्तर पर भी शासन व्यवस्था का संचालन उन्होंने किया था। स्थानीय स्तर पर भी उन्होंने शासन व्यवस्था का संचालन किया था, जी हाँ, है ना। उनकी एक पूरी सटीक और बेहतरीन रणनीति के माध्यम से वो प्रशासन का संचालन कर रहे थे। तो उनके अंदर, या कहें कि उनके साम्राज्य में जितने भी मंत्री या अधिकारी हुआ करते थे, वो काफी योग्य अधिकारी हुआ करते थे। इसी प्रकार से अन्य कार्यों में धार्मिक योगदान को देख लीजिए आप। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। वे बौद्ध धर्म के महान समर्थक थे, लेकिन हिंदू और जैन धर्म के प्रति भी उनकी सहिष्णुता बनी रही। ठीक है, मतलब उनका भी हिंदू धर्म और जैन धर्म का भी वो सम्मान करते थे। कन्नौज में एग्जाम्पल देख सकते हो, कन्नौज में एक बौद्ध धर्म का सम्मेलन आयोजित किया गया था, कन्नौज में। ठीक है, कुंभ सम्मेलन जिसको बोला जाता है। तो उस सम्मेलन में बौद्ध भिक्षु तो थे ही थे, साथ ही साथ में हिंदू और जैन धर्म के संत भी उसमें शामिल हुए। तो बौद्ध धर्म के सम्मेलन में इन अन्य धर्मों के संतों का शामिल होने का उदाहरण का अर्थ क्या हुआ कि वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते थे, इसलिए सभी उनसे जो है लगाव रखते थे, और सभी उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सम्मान करते थे। इसे सभी धर्मों के लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा अन्य कार्यों की बात करें तो अन्य कार्यों में संस्कृति और कला का संरक्षण को आप देख सकते हो, है ना। फिर से रिपीटेशन होगा आपका, हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन देना उनके द्वारा। भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन देने का मतलब क्या होगा, उनके समय में जो भी प्रसिद्ध कवि रहे थे, बाणभट्ट, हरिश्चंद्र, है ना,
उनको संरक्षण देना, और जब उनको राज्य संरक्षण मिला तभी उन्होंने प्रसिद्ध जो है अपने ग्रंथों का निर्माण किया, जिन्होंने आगे चलकर के हिंदी साहित्य में या भारतीय साहित्य में चार चांद लगा दिए। इस प्रकार से उन्होंने संस्कृति और कला का भी अच्छा संरक्षण किया। सामाजिक कल्याण कार्य की बात करें तो हर्षवर्धन ने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कई कार्य किए। मतलब कि उनके साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करना होता था। उसके पास में हर साम्राज्य के साम्राज्य की जितनी जनता थी, हर जनता या हर आम व्यक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किए गए थे। उस समय में समान अवसर मौजूद थे। ठीक है, आश्रय स्थलों की स्थापना, युद्ध के बाद में उनके लिए सहायता योजनाओं की व्यवस्था करना, उनके शासन में राज्य की ओर से लोगों को राहत प्रदान करना, ये सारे कार्य जो थे ना उनके समय में किए गए थे। जितने भी एक कल्याणकारी राज्य में कार्य होने चाहिए वो संभवतः सारे कार्य हर्षवर्धन के शासन काल में किए जा रहे थे। कल्याणकारी राज्य, जिस राज्य व्यवस्था का संचालन जनता के हित में होता हो उसे हम कल्याणकारी राज्य के नाम से जानते हैं। और वो सभी कल्याणकारी कार्य जो है यहां पर हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत किए जा रहे थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों पॉइंट आपको वन बाय वन करके कंप्लीट समझ आए होंगे। अब आगे बात करने वाले हैं हम इनकी शासन व्यवस्था की। अब शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी कुछ पॉइंटों को लेंगे, है ना। जैसे कौन कौन से पॉइंट, केंद्रीय शासन व्यवस्था, इसके बाद में स्थानीय शासन व्यवस्था को देखेंगे, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी इनकी, कर व्यवस्था क्या थी, इसके अलावा सैन्य व्यवस्था क्या थी। तो ये जो 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों पॉइंट इनकी शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग थे, है ना। केंद्रीय शासन, स्थानीय शासन, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था। चलिए तो आइए डायरेक्टली इन पर ही मूव करते हैं, एक एक करके इनको, इनकी शासन व्यवस्था को भी जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था। तो ये तो हम प्रथम इनके जब परिचय देख रहे थे उसी में देख चुके थे कि इनकी एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना ये कर चुके थे। मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना क्यों की थी भाई? केंद्रीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता कब पड़ती है? कोई भी शासक, कोई भी सम्राट, कोई भी राजा केंद्रीय शासन व्यवस्था पर कब फोकस करता है? वह तब फोकस करता है जब उसे पता होता है कि कहीं ना कहीं साम्राज्य की जो अखंडता है वो खतरे में है। साम्राज्य कभी भी टूटकर बिखर सकता है, या बिखरे हुए राज्यों को एकत्रित करने का कार्य करेगा। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य करता है वह शासक। तो यहां संभवतः हर्षवर्धन ने भी वही कार्य किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शासन व्यवस्था को संभाला था उस समय जो उत्तर भारत है पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राजा जो है वहां पर राज्य किया करते थे। तो उन सभी को अखंड भारत बनाने के लिए ही उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था पर विशेष रुचि दिखाई, उसको मजबूत बनाया। राज्य का नियंत्रण उन्होंने अपने ही हाथों में लिया ताकि राज्य टूटे नहीं। वह सभी प्रकार के प्रशासनिक का जो निर्णय होते थे वो खुद अपने निर्णय लेते थे। मंत्रिमंडल, जो उनका मंत्रिमंडल हुआ करता था उसमें योग्य और अनुभवी अधिकारी ही हुआ करते थे। हर्षवर्धन के दरबार में राजतिलक, महासेनापति, मुख्य न्यायाधीश, ऐसे बड़े बड़े पद भी हुआ करते थे जो प्रशासन की विभिन्न शाखाओं का संचालन करते थे। लेकिन ये सब के सब जो है ना राजा के ही अंडर में काम करते थे, राजा के प्रति जवाबदेह होते थे। अंतिम निर्णय की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम निर्णय की, चाहे वो सेना से संबंधित हो, चाहे वो अर्थ से संबंधित हो, चाहे वो जो है किसी युद्ध से मान लीजिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था से मान लीजिए, स्थान से, किसी भी, चाहे वो न्याय व्यवस्था का हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम निर्णय राजा का ही हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य का संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले रखा था। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा, समझ आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं स्थानीय शासन व्यवस्था की। तो जिस तरह से उन्होंने केंद्र को मजबूत बनाया था, तो जब केंद्र मजबूत होता है तो संभवतः राज्यों के पास अधिकार थोड़े कम ही होते हैं, क्योंकि राज्यों के पास अधिकार ज्यादा हो जाएंगे तो राज्य फिर स्वतंत्र होने का सोचने लगेंगे, है ना। इसलिए उन्होंने मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य या कहे कि स्थानीय शासन व्यवस्था की भी स्थापना की थी, जिसका कार्यभार किसको दे दिया उन्होंने? उनको गवर्नर या उपराजा नियुक्त कर दिए। इसके लिए गवर्नर या उपराजाओं को यह कार्य दिया उन्होंने। मतलब स्थानीय शासन संचालन करने के लिए गवर्नर या उपराजा के नाम से पद बना दिए। उन पर जो है राजघराने के या उनके विश्वसनीय जो अधिकारी हुआ करते थे, जो उनके सरदार हुआ करते थे, उनको नियुक्त करते थे ये। और इनका कार्य क्या हुआ करता था भाई? कर को इकट्ठा करना, टैक्स, है ना, टैक्स लेना, साथ में अपने अपने क्षेत्रों की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। बात समझ आई? उनका पालन करवाना। इस प्रकार से राज्य में केंद्रीय और स्थानीय शासन का उचित संतुलन स्थापित किया जा चुका था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 के रूप में न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो न्याय व्यवस्था तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनकी।
न्याय व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय प्राप्त था। ठीक है, न्याय के प्रति कठोर और निष्पक्ष दृष्टिकोण इनके शासनकाल में अपनाया जाता था। सभी व्यक्तियों को समान न्याय प्राप्त होता था। उनके शासन काल में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था न्याय के क्षेत्र में। इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों की स्थापना भी इस कार्य को और अच्छा करने के लिए अलग अलग न्यायालयों की स्थापना भी इस समय की गई थी। कर या वित्तीय प्रबंधन की बात करें, मतलब कि इसके शासन काल में कर व्यवस्था किस प्रकार की थी या वित्तीय प्रबंध कैसे चलता था, राज्य की आय कहां से होती थी, तो हर्षवर्धन ने सुदृढ़ कर व्यवस्था का इसमें सहारा लिया। इसके लिए सुदृढ़ कर व्यवस्था स्थापित की, अनुचित नहीं उचित कर व्यवस्था। उनके राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी, राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत थी। क्यों थी मजबूत? क्योंकि जो कर व्यवस्था थी वो बहुत सुदृढ़ थी। राज्य की आय की अगर बात करें तो आय के जो सबसे प्रमुख स्रोत थे, सोर्सेस थे, वो थे कृषि, व्यापार और उद्योग। क्या थे? कृषि, व्यापार और उद्योग। इसके अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जो कर प्राप्त होते थे, उन करों का उपयोग ये सामाजिक कल्याण में करते थे, सेना की आपूर्ति में या साम्राज्य के विकास में इस पैसे को खर्च किया जाता था। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी कर व्यवस्था भी बहुत ही उचित प्रकार की होती थी। ठीक है, सैन्य व्यवस्था की बात करें तो हर्षवर्धन एक महान शासक होने के साथ साथ एक कुशल सेनापति भी थे, और कुशल सेनापति होने के कारण ही इन्होंने अपनी सेना को बहुत ही सही तरीके से सुदृढ़ किया था, सही तरीके से संगठित किया था। सेना को उच्च गुणवत्ता और प्रशिक्षण इन्होंने प्रदान किया। उनके सैनिकों में विभिन्न प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, जैसे पैदल सैनिक, ठीक है, घुड़सवार या हाथी सैनिक, ये सभी सैनिक हुआ करते हैं। हर्षवर्धन ने सेना के संगठन और रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए नियमित युद्ध अभ्यास और योजनाबद्ध सैन्य अभियान चलाए, या कहें कि चलाते रहते थे। ये बीच बीच में जब भी कभी फ्री रहते ना, युद्ध वगैरह नहीं होते थे, तो ये युद्ध अभ्यास में अपनी सेना को लगा देते थे, ताकि सेना निष्क्रिय ना हो, युद्ध का अभ्यास करती रहे। उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए मजबूत सेनापति और सैनिक व्यवस्था उनके पास में मौजूद थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अंतिम रूप से बात करते हैं निष्कर्ष की। और निष्कर्ष में आप जानते हैं क्या देना होता है, पूरी पॉइंटों का या जितना भी हमने डिस्कस किया उसका निचोड़, कि अंतिम रूप से हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, है ना, कि हमारे पूरा इतना कुछ अध्ययन करने के बाद में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैसा जो भी है। तो इसमें हमें ना पूरी तरह झुकाव हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए, बीच का संतुलन बनाया होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, हर्षवर्धन का चरित्र भारतीय इतिहास में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार का आपने एक्सप्लेनेशन दी है, पूरे जितने भी 4 पॉइंटों में जितनी भी प्रकार से आपने समझाया है, उसी के अनुरूप आपका निष्कर्ष भी होना चाहिए। तो भारतीय इतिहास में जो इनका चरित्र है वह एक आदर्श के रूप में हमने इसको स्वीकार किया है। ये एक न्यायप्रिय, सहिष्णु और कर्तव्यनिष्ठ शासक हैं, जिन्होंने न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य और उनकी नीतियां आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध एक आदर्श और प्रभावशाली प्रशासन था, जिसने समृद्धि और सामाजिक शांति की नींव रखी। उनके प्रशासनिक सुधार, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था और सेना की संरचना ने न्याय को, माफ कीजिए, राज्य को शक्तिशाली और संगठित बनाए रखा। उनके शासन के दौरान सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय भी महत्वपूर्ण था, जिससे उनकी सरकार एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की पहचान बन सकी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे टॉपिक जो है आपको कंप्लीट समझ आए होंगे। कहीं डाउट जा रहा हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है पूरी तरह से। क्लियर है। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 37 में राजपूतों की उत्पत्ति। ठीक है, राजपूतों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है उसको लेकर के इतिहास में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो राजपूत हैं ये पश्चिम से आए हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये मूल निवासी है ना। अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं इतिहास में, तो उन्हीं सिद्धांतों पर हम कल वाले सेशन में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक दी गई है,
आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सभी नोट्स आपको एक ही स्थान पर मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है ना। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। जिससे ज्वाइन होगे तो आपको सभी लेक्चर और सभी जो भी नोट्स होंगी आपको सब कुछ आपको जो है वही ग्रुप पर प्रोवाइड की जाती है। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यदि आपको लग रहा है कि सर का वीडियो लाइक कर देना चाहिए, है ना, अच्छा बनाया है, थोड़ा अच्छे समझाया है, अच्छे से पढ़ाया है, मेहनत भी अच्छी खासी कर ली है इन्होंने, तो फिर लाइक कर दीजिए बिना सोचे समझे। और साथ ही साथ में नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि जो क्लासेस में मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए या कहे कि आपके जनरल जीके के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ में। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।